रुद्र कश्यप, गुड आफ्टरनून बेटा। रुद्र कश्यप तुम्हारे क्लास का ही है ना, हंसिका? गुड आफ्टरनून बेटा। एंड जब तक बोला नहीं जाएगा चैट बॉक्स में कोई नहीं लिखेंगे। एवरीवन तो बिल्कुल डिसेबल कर दो। तो यू ऑल आर रिक्वायर्ड टू ओपन योर वीडियो। ओके, थोड़ा सा ग्रीन बोर्ड दिख रहा है, विजिबल है? चैप्टर का नाम लिखा हुआ है आपका ग्रीन बोर्ड पे। Yes, ma'am. चैप्टर इज गोइंग ऑन, विच चैप्टर इज गोइंग ऑन? Democracy. डेमोक्रेसी। आज हम लोग नहीं पढ़े तो आज हम लोग यहाँ पे मिल गए। ओके, सो डेमोक्रेसी, वी आर गोइंग थ्रू what is democracy, what are the features of democracy. Rinshu Kumar Kumari is in your class, Hansika. All of you are required to open your video. थोड़ा मैं भी देख लूं कौन कौन बच्चे हैं। जिया, साधना, यस। रिंशु कुमारी भी ओपन करो, रुद्र भी ओपन कर लिया है। जिया, ओपन योर वीडियो बेटा। जिया एंड एंजल भी तो अच्छा, एंजल तो है ही, 8D 8F वाली एंजल है ना। एंजल, ओपन योर वीडियो। चलो अब तो जवाब दे सकते हो। अनम्यूट कर दिए हैं। साधना, एंजल, रिंशु कुमारी क्यों नहीं ऑन की वीडियो? यस। दीप्ति, वेयर इज दीप्ति? दीप्ति ने ज्वाइन तो किया है, लेकिन जिया, हाँ, दीप्ति आ गई है। ओके, तो इट्स ऑलरेडी 2:04 PM, 2:04 हो गए हैं। वेट 1 more minute,
Okay, wait for 1 more minute and then we will start the chapter democracy. So earlier we have already studied about what is democracy by understanding or by studying different case studies. कौन कौन सा केस स्टडी हम लोग पढ़े हैं क्लास में? रुद्र कश्यप, बताओ बेटा, कौन कौन सा केस स्टडी पढ़े क्लास में डेमोक्रेसी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए? पाकिस्तान का केस स्टडी और चाइना। हाँ, चाइना का। चाइना में कितने पार्टी सिस्टम है हंसिका? चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम। और इंडिया में मल्टी पार्टी। मल्टी पार्टी सिस्टम मोर डेमोक्रेटिक होगा या जहां सिंगल पार्टी सिस्टम है वो मोर डेमोक्रेटिक होगा? मैम मल्टी पार्टी सिस्टम। डेमोक्रेटिक फीचर्स तभी हो जाएगा जब पीपल के पास चॉइस ज्यादा हो, है ना? When we have more choices, then we can say that it is easy for us to choose among different choice. अब जहाँ चॉइस ही नहीं है वहां पे तो ओम कुमार तुम्हारी क्लास का है? यस मैम। क्योंकि नाम से ही पार्टिसिपेंट्स को हम एडमिट करेंगे। Okay, so now it's the time to discuss about some of the features of democracy. We have begun with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इलेक्शन। जो हमारी गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव कौन करता है? पीपल। और पीपल इसलिए चुनाव करता है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर सही से मेंटेन हो सके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड सिंपल फीचर्स है डेमोक्रेसी का कि इन डेमोक्रेटिक पैटर्न्स रूलर आर elected by the people. This definition raises a number of questions. Who are the rulers in this definition? Which officials must be elected for any government to be called a democracy? Which should be the kind of decision? What are the kind of decision that may be taken by non-elected officials in a democracy? What kind of election constitute a democratic election? What should be the conditions that must be fulfilled for an election to be considered democratic? We have already discussed about the election system, electoral policy of Pakistan as well as China. In China, what we have discussed that in a China, single political party is allowed to exist, that is Communist Party, which constitute 3,000 members in it, and some other political groups are also allowed to contest in election who are allied with Communist Party. यही पढ़े थे ना, जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अलाइंड थे। जैसे हम बताए थे एग्जाम्पल देके एनडीए गवर्नमेंट कैसे अलायंस है हमारा बीजेपी और सम उसका जो एलीट पार्टी है उसके साथ, तो चाइना में भी वैसा ही था। और कहने के लिए डेमोक्रेटिक पैटर्न है, डेमोक्रेसी है, लेकिन उसमें कॉमन पीपल को ये राइट ही नहीं है टू नॉमिनेट देमसेल्व्स फॉर अ लीडर और टू गेट इलेक्टेड इन इलेक्शन। नॉमिनेशन भी नहीं कर सकते हैं एज ए लीडर और रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में। वो वही लोग नॉमिनेट करेंगे, वही लोग इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिस्ट पार्टी से अलाइंड हो। ये पढ़े ना? तो वेदर दिस सिस्टम प्रूव्स द एक्चुअल डेमोक्रेसी, क्या ये डेमोक्रेसी का सही फीचर है? नो मैम। नहीं है। In the same manner, we have also discussed the case study of Pakistan. Parvez Musharraf first declared
himself with a group of some military corps as a executive general and then rename himself as the president of Pakistan. Under his presidency, some constitutional or assemblies, national assemblies has been formed, but all power is mostly vested in the hand of president and his military corps. So whether the representatives that are elected by the people and form national assembly, whether they are they confirm the democratic pattern or true features of true democracy. पाकिस्तान का ये कंडीशंस क्या ट्रू डेमोक्रेसी को शो करता है? No, ma'am. No, ma'am. डेमोक्रेसी फाइनली क्या है? द डेमोक्रेसी में मेजर डिसीजंस जो है दैट आर टेकन बाय इलेक्टेड मेंबर्स, एंड इलेक्टेड मेंबर्स कौन होंगे? in which people are participating for their selection or election. जहां people का participation होगा election process में, और people के वोट से जो elected member आएंगे वो अगर decision making करते हैं तब तो हम कह सकते हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो पाकिस्तान का केस स्टडी हम लोग पढ़ रहे थे, चाइना का केस स्टडी पढ़ लिए थे, ये 2 एग्जाम्पल हो गया। और उसके बाद हम लोग ये टॉपिक भी पढ़े थे, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इसका भी एक एग्जाम्पल था ना, कहाँ का केस स्टडी से एग्जाम इसको प्रूफ किए थे? चाइना का। मैम चाइना। हाँ चाइना। हाँ, और फिर मैक्सिको का भी था। Yes, ma'am. Mexico got independence in 1930 and since then it holds election after every 6 years to elect its president. The country has never been placed under a military or dictator rule, but in every election until 2000 a party called PRI, Institutional Revolutionary Party, became victorious. क्यों ये victorious हुआ था? Institutional Revolutionary Party क्योंकि वो अनफेयर मींस को अडॉप्ट करता था वाइल और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन। इतना डर्टी ट्रिक्स उसमें बताया था ना, एक एग्जांपल टीचर का भी देकर। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी का सोसाइटी में इतना इन्फ्लुएंस था कि उसके अंदर जो भी व्यक्ति थे, राइट टू वोट उन्हीं को था जो उसको उसकी पार्टी को वोट देते। दूसरा, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल कॉलेजेस थे वहां पे टीचर्स को प्रेशराइज किया जाता था कि आप थ्रू बच्चों के माध्यम से पेरेंट्स को कंपेल करें कि वो इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी को ही वोट दें। तो यही कारण था कि जब कभी भी इलेक्शन, तो हमेशा 6 साल पर होता था, लेकिन जब कभी भी इलेक्शन होता था कौन जीतता था? इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो क्या ये ट्रू डेमोक्रेसी का फीचर है? इलेक्शन भी हुआ, ठीक है, और राइट टू वोट भी मिला, लेकिन हमेशा एक ही पार्टी सत्ता में आती थी। जितने भी ऑपोजिशन पार्टी थे उनको कभी मौका ही नहीं मिला था, बिकॉज इट वाज मैंडेटरी फॉर ऑल दोज हु वेर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेस टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। पेरेंट्स वेर ऑल्सो फोर्स्ड टू गिव द वोट टू इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसी को देंगे, टीचर और जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स भी उन्हीं को देंगे, तो फिर कहाँ से कोई दूसरा पार्टी एडजस्ट करेगा? तो कहने के लिए तो डेमोक्रेसी बहुत जगह दिख रहा है। दिव्यांशु शर्मा भी 9 का है। दिव्यांशु शर्मा, हाँ, एक बार अपना अपना जो भी ज्वाइन कर रहे हो एक बार अपना वीडियो दिखाओ हमको। एक बार अपना वीडियो ओपन करोगे और देख लेंगे। उसके बाद सौम्या तो ऑडियो ज्वाइन ही नहीं की है, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिको का भी केस स्टडी देखें। Should the election described above be considered as example of people electing their rulers? In the case of Mexico, is it provide the good example of people's right to vote in election? सही एग्जाम्पल प्रूफ कर रहा है? नो मैम। No, ma'am. हाँ,
No, Going ma'am. through these examples, we get a sense that it cannot be considered so. भले ही election हो, election is one of the important feature of democracy. भले ही national assembly form हो जिसका representative election से आए, लेकिन अगर वो free and fair election नहीं है तो वहां पे हम वहां के गवर्नमेंट का सेटअप को डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं बोल सकते हैं. ठीक है. इन चाइना there are several problems here. Going through these examples, we get a sense that it cannot be considered so. There are several problems here. In China, the election do not offer the people any serious choice. Single party system में कोई choice ही exist नहीं करता है, और plus people के पास ये भी choice नहीं है कि वो freely election contest कर सकें या उसमें stand कर सके, उसमें अपना नाम को nominate कर सके. हमारा एक इंडिया है जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में भी इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो क्वालिफिकेशन अगर वो फुलफिल कर रहा है तो वो इलेक्शन कंटेस्ट में आ सकता है, हिस्सा ले सकता है. इतना ज्यादा पॉपुलेशन और इतना पार्टी सिस्टम होने के बाद भी. लेकिन चाइना का केस बिल्कुल डिफरेंट है. वहां पे एक ही पार्टी एग्जिस्ट करता है और उसी का एलिट ग्रुप के मेंबर ही जो हैं वही इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं और उन्हीं में से सिलेक्शन होगा बाय यूजिंग राइट टू वोट. बट दैट इज नॉट द ट्रू फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. In China, the election do not offer the people any serious choice. They have to elect the ruling party and the candidates approved by it. रूलिंग पार्टी है, उसी का कैंडिडेट जिसको वो अप्रूव करेगा उसी में से, उसी के चॉइस में से सिलेक्शन होता है. तो ये कहाँ पीपल्स का सिलेक्शन है, ये डिफरेंट होता है. कैन वी कॉल दिस अ प्रेफरेंस? इज इट द ट्रू राइट टू वोट? जहाँ पे No, ma'am. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत लोगों को राइट टू वोट मिल रहा है और वहां पे उसके पास राइट टू वोट के लिए कोई चॉइस ही नहीं है. सरकार रूलिंग पार्टी ही सिलेक्ट करके दे रही है कि अब आप इसी में से चाहे इसको करो चाहे इसको करो, सारे तो मेरे ही ग्रुप के मेंबर हैं. तो यहाँ पे कहाँ चॉइस हुआ, कहाँ सही रूप में वो अपने मतलब राइट्स का यूज कर पाए. They have to elect the ruling party and the candidates approved by it. So this is not a preference. In the Mexican example, people seemed to really have a choice, but in practice, they had no choice. मैक्सिकन गवर्नमेंट में, मैक्सिको का केस में, वहां का डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या लगा देख के कि वाह वाह, हर 6 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है और कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं. लेकिन वहां पे गवर्नमेंट जो थी, जो रूलिंग पार्टी है, वो सबको इतना कंपेल कर दे रही है, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स को, पेरेंट्स को, कि उनके पास रूलिंग पार्टी का बात मानने के सिवाय दूसरा और कोई चारा ही नहीं था. तो देखने में लग रहा है कि डेमोक्रेटिक है, लेकिन एक्चुअल में वो डेमोक्रेटिक सिस्टम वहां नहीं है. There is no way by which the ruling party could be defeated. In Mexico, there was no any way through which ruling party could be defeated, because ruling parties have not given any choice to the people. People are compelled to vote to the members of ruling party. Even if people were against it, this cannot be considered fair इलेक्शन. पहले तो सारा ट्रिक, डर्टी ट्रिक अप्लाई किया गया रूलिंग पार्टी के द्वारा, ताकि उसी के पार्टी जो है वो जीत सके. और अगर बाई चांस ऐसा हो गया कि कोई अगला थर्ड पार्टी जीत गया है, तो उसको डिक्लेयर किया जाता है कि अनफेयर मींस का यूज किया है और कैंसल. सोच लो कितना मोनोपोली है. तो जहां मोनोपोली आ गया, मोनोटोनस राइट आ गया, एकाधिकार कहीं पे किसी का आ गया, तो उसको डेमोक्रेसी कहेंगे क्या? उसको डेमोक्रेसी हम लोग नहीं कह सकते हैं. तो चलते हैं. तो नेक्स्ट फीचर्स जो डेमोक्रेसी का है उसमें, वी कैन दस ऐड अ सेकंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी. होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट. सो होल्डिंग इलेक्शन
free and fair electoral competition is a feature of democracy, but that is not only sufficient for maintaining democracy. Holding election and free and fair election, ठीक है, कंटेस्टिंग इलेक्शन एक फीचर तो हो सकता है, लेकिन ओनली फीचर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके नाम पर भी डर्टी ट्रिक्स खेले जा रहे हैं। तो देखते हैं कि और क्या है जो डेमोक्रेसी को ट्रू डेमोक्रेसी प्रूफ कर सकता है। The elections must offer a real preference between political alternatives, as it is found in the case of India. We have a large number of choices under multi-party system, and it should be possible for people to use this preference to throw out the existing rulers. Suppose करो कि preference है, 2-3 पार्टी भी है, लेकिन होने से क्या हुआ? 2-3 पार्टी मेक्सिको में तो था, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी के अलावा भी वहां पे कंपल्सन नहीं हो, वहां पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पीपल के पास ये रास्ता होना चाहिए, पीपल के पास ये एडवांटेज होना चाहिए कि जो भी चॉइस उसको मिल रहा है उस चॉइस में वो अपने तरीके से सेलेक्ट और इलेक्ट कर सके। So a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. We shall study more about it in democratic election and next chapter. Now another important feature of democracy is one person, one vote, one value. It doesn't matter that we are belonging from so-called lower caste or upper caste or different religions. All the adults under universal adult suffrage, under universal adult franchise, all adults who have attained the age of 18 or above 8 have got the right to vote. Each one have got the right to cast their one vote, and one vote is equivalent to the vote cast vote of other person of rich group or politician group or any group. Every people have right to cast their one vote, and that vote is of equal value. सबका वोट का बराबर वैल्यू होता है इलेक्शन में, ठीक है। वन पर्सन, वन वोट एंड वन वैल्यू, दैट इज अनदर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। और आप लोग हिस्ट्री में ऑलरेडी फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ चुके हैं, वहां पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन, ठीक है। तो वहां पे तो राइट टू वोट ही सबको नहीं था, तो इसलिए डेमोक्रेसी भले ही नेशनल असेंबली बन जाए लेकिन डेमोक्रेसी होने की बात कही नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिटीजन पैसिव भी थे जिनको राइट ही नहीं मिला है। तो डेमोक्रेसी का एक फीचर्स है वन पर्सन, वन वोट एंड वन वैल्यू, और ये किस पर बेस्ड है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि ईच एंड एवरी एडल्ट हैव गॉट द राइट टू वोट। एनी क्वेश्चन इन वन पर्सन, वन वोट एंड वन वैल्यू? No, ma'am. In the last chapter जो आप पढ़े नहीं है, we have learned how there was a link between the struggle for democracy and the demand for universal adult franchise. This principle has now come to be accepted almost throughout the world. अब तो 20th century, 21st century में तो करीब करीब हर जगह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एक्सेप्ट कर लिया गया है। फ्रांस में भी आप देखें कि 1992 के बाद वुमेन्स को भी राइट टू वोट ग्रांट कर दिया गया था, किया गया था ना। अब कोई पैसिव सिटीजन जैसा लोग नहीं रहा। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे 20th सेंचुरी में एंट्री के बाद करीब करीब हर जगह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एक्सेप्ट कर लिया गया है। दिस प्रिंसिपल हैज yet there are several examples of denial of equal rights to vote. और इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी अभी भी बता रहा है कि कहीं कहीं कुछ इसका क्या कह सकते हैं कि हम लोग कह रहे हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, लेकिन कहीं कहीं पे इस राइट को जनरल पब्लिक को नहीं प्रोवाइड किया गया था। और हम फ्रेंच रेवोल्यूशन जब पढ़ा रहे थे तब आप लोगों को सऊदी अरेबिया का या डेमोक्रेसी पढ़ा रहे थे, तो सऊदी अरेबिया का भी एग्जाम्पल दिए थे ना आपको।
सऊदी अरेबिया के बारे में बता रहे थे, या कुछ केस स्टडी में कुछ बता रहे थे कि कहीं कहीं पे ऐसा है जहाँ पे राइट टू फ्रीडम भी नहीं है। तो देखते हैं कि सऊदी अरेबिया का क्या केस है। इन सऊदी अरेबिया women do not have the right to vote। वहां पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और women को राइट टू वोट नहीं दिया गया है। और यही कारण है कि कई सारे वैसे प्रैक्टिसेस इंपोज किए गए हैं women पर जो कि अनफेयर है, जिसके लिए हमारे करंट गवर्नमेंट भी कानून बनाई थी। न्यूज़पेपर वगैरह देखते हो ना कि Yes, ऐसा नहीं ma'am. है कि पर्दा सिस्टम को पूरा से आपकी इच्छा पर है, आप रखना चाहते हैं तो रखे, कोई फोर्स नहीं कर सकता है। ट्रिपल तलाक पर भी बैन किया गया था, उसके लिए भी आवाज उठाई गई थी ना करंट गवर्नमेंट के द्वारा। Yes, लेकिन ma'am. सऊदी अरेबिया का केस डिफरेंट है। वहां पे वुमेन को राइट टू वोट भी नहीं है और सेवरल रिस्ट्रिक्शंस वेर आल्सो इम्पोज्ड ओवर वुमेन। जब वो उनको राइट टू फ्रीडम नहीं है, उनको राइट टू वोट नहीं है, वहां जेंडर इनइक्वालिटी है, तो यही कारण है कि वो कई तरह का डिस्क्रिमिनेशन का शिकार भी हो जाती हैं। Estonia has enacted its citizenship rule in such a way that people belonging to Russian minority find it almost impossible to get the right to vote। इस्टोनिया एक जब 15 इंडिपेंडेंट स्टेट में रशिया का इंटीग्रेशन हुआ तो उसी का एक प्रांत है इस्टोनिया, जहां पर जिसने अपने लॉ को इस तरीके से लोगों पर लागू किया है, इतना ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस रख दिया है, नियम कानून, जब आपका इसकी बात होती है राइट टू वोट की, कि वो सारा नियम कानून को वहां का जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो फुलफिल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उनको राइट टू वोट नहीं है। यानी कि कोई भी कंडीशन लगा दो किसी को डिस्क्रिमिनेट करना है तो। और जब हम अपने इंडिया से कंपेयर करते हैं तो हम बताए थे कि यहाँ पे एंग्लो इंडियंस भी जो हैं, जिनकी संख्या बहुत ही कम है, उनमें से भी 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ताकि उनके साथ भी कोई अनजस्ट इन्वायरमेंट में वो ना रह सके और उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाए। सो हाउ डिफरेंट द सिचुएशन ऑफ इंडिया एंड इस्टोनिया, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। देख रहे हैं ना, डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट सिचुएशन। और जब हम कंपेयर करते हैं सऊदी अरेबिया का पॉलिटिकल सेटअप को, इस्टोनिया का सिस्टम को और अपने इंडिया का सिस्टम को, और यहाँ के राइट टू वोट को जब इन तीनों कंट्री में कंपेयर करते हैं, तो सबसे ज्यादा कहाँ पीपल फ्री है, कहाँ सबसे ज्यादा लोगों को ये राइट एंजॉय करने का मौका मिल रहा है, किस कंट्री में मिल रहा है, इंडिया में या सऊदी अरेबिया में या इस्टोनिया में? मैम इंडिया। इंडिया में। यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका बिल्कुल ट्रू रूप है, सबको है। यहाँ देखे होंगे कभी कभी जब इलेक्शन होता है तो कोई 101 बरस 2 बरस वाले लोग को भी लोग गोदी में उठाकर ले आते हैं वोटिंग कराने के लिए। ये क्या शो करता है कि जब तक हैं सिटीजन हैं तब तक हमारा राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब देखो एक फिजी का एग्जाम्पल है। फिजी जो एक आइलैंड कंट्री है, यहाँ का द इलेक्टोरल सिस्टम इन सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी हैज कंपैरेटिवली मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। आ रहा है बात समझ में? फिजी में भी डेमोक्रेसी, कहने के लिए डेमोक्रेसी है, वहां भी लोगों को राइट टू वोट है, लेकिन वहां का इंडिजिनस लोग जो हैं, इंडिजिनस समझते हो? डू यू नो द मीनिंग ऑफ इंडिजिनस? वहां का ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स जो हैं, जो ओरिजिनली फिजी से बिलोंग करते हैं, वो कहलाएंगे इंडिजिनस, वहां का ओरिजिनल नागरिक। और जो दूसरे कंट्री से जाके बस गए हैं, जैसे इंडिया से जो इंडियंस जाकर फिजी में बस गए हैं और वहां की नागरिकता ले लिए हैं, दोनों के वोटिंग राइट्स का वैल्यू जो है वो डिफरेंट है फिजी में। तो क्या ये ट्रू डेमोक्रेसी है? जब हम कहीं का सिटीजनशिप ले लिए तो अपना सिटीजनशिप तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया और वहां के नागरिक बन गए। जब वहां के नागरिक बन गए
और वहां हम वोटिंग राइट्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या वोटिंग का वैल्यू अलग होना चाहिए वहां का इंडिजिनस पीपल से इन डेमोक्रेसी? क्या ये कोई सिस्टम है डेमोक्रेटिक फीचर्स में? नहीं नो है। मैम। तो लेकिन फिजी में भी ऐसा ही डेमोक्रेसी सेटअप है, राइट टू वोट भी है, बाहर से जो लोग जाकर नागरिकता लिए हैं उनको भी है, लेकिन उनका वोटिंग राइट का वैल्यू, मतलब वो जो अपना एक मत देते हैं, और वहां का जो इंडिजिनस पीपल ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो अपना मत देते हैं, दोनों का मत का वैल्यू जो है वो वेरी करता है। जो वहां का इंडिजिनस पीपल का जो मत है या वोट है वो ज्यादा वैल्यूएबल होता है देन इंडियन फिजियन। But what happens in general? What is the actual feature? Democracy is based on a fundamental principle of political equality. जब कभी भी right to vote की बात कहते हैं, that means political equality. All people are equal before law and all people have got the right to vote. Political equality की बात करते हैं तो all people have got the right to vote. और जो भी क्राइटेरिया होगा वो हर पीपल के लिए एक समान होगा, लेकिन फिजी के केस में तो ऐसा दिख नहीं रहा है। That provide us the third features of democracy. In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. जो अभी हम लोग पढ़े तीसरा फीचर्स वो क्या था? 1 person 1 vote 1 value. तो फिजी का केस स्टडी, इस्टोनिया का केस स्टडी और सऊदी अरेबिया का केस स्टडी देखते हुए, वहां का डेमोक्रेटिक सेटअप देखते हुए तुरंत आ जाता है दिमाग में कि राइट टू वोट इज नॉट ओनली वन फीचर बट राइट टू वोट, वन person 1 vote and 1 value. That is the actual feature of democracy. Means each vote have equal rights, whether it is cast by any people, from male group, from female group, from so-called upper caste, from so-called lower caste, from indigenous people, from other people. सबका राइट टू वोट जो है वो एक ही वैल्यू का होगा, तब ये होगा फीचर्स ऑफ थर्ड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. Each adult citizen must have got the right to vote and these vote, one vote, and each vote must have equal value. That is the third features of democracy. Next is rule of law and respect for right. यहाँ पे फोटो के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से भी दिया हुआ है. At least 1 man 1 vote. ये 1 man में सब तरह के लोग दिख रहे हैं ना? दिख रहे हैं कि नहीं? एक जो कैदी है वो भी सोच रहा है कि ये तो बात सही है, कम से कम हमारे वोट का भी वैल्यू होना चाहिए. This cartoon shown here is drawn to explain the Iraqi election held after Saddam Hussein's regime was overthrown. In this cartoon, he is shown behind the bars. What is the cartoonist trying to communicate here? Compare the message of this cartoon with the first cartoon depicted in this chapter. देखो बता रहा है कि सद्दाम हुसैन के बाद जो तख्ता पलट हुआ था उस समय के बाद का जो ये कार्टून बनाया गया है इलेक्शन के समय का, और ये क्या मैसेज दे रहा है कि सभी को इक्वल वोटिंग राइट है. आप इसका कंपैरिजन कीजिएगा और उसका एक ब्रीफ रिपोर्ट लिख कर लाएंगे होमवर्क कॉपी में. ओके, दोनों फोटो का फर्स्ट स्टडी और अभी का कंपेयर करना. Now another feature is rule of law and respect for rights. पहले भी हम बताए हैं कि बुक में चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो या फिर व्हाट इज डेमोक्रेसी हो, जितना भी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशंस हैं, पिक्चर्स के माध्यम से जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसको आपको अच्छे से समझना है, और अगर नहीं समझ में आए तो बार बार क्लास में भी पूछना है. हर पिक्चर का अपना एक मीनिंग होता है और आपको बताए हैं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है. तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा और उस तरीके से पिक्चर्स को नजरअंदाज नहीं करना है. हो सकता है कि पिक्टोरियल
पिक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको केस स्टडी दिया जा सके और पिक्चर पर बेस्ड केस स्टडी के माध्यम से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए जहां कहीं भी किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो जब हमारा ऑफलाइन क्लास आता है उसमें आप डिस्कस करेंगे। समझ गए? अगर पिक्चर समझने में किसी को कहीं पे कंफ्यूजन आता है तो ऑफलाइन क्लास भी साथ में हो रहा है ना, वहां पे हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? Yes, ma'am. ओके, तो अनदर फीचर में चले, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। राइट दे देना बहुत आसान है, लेकिन राइट को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्लास 8 में, अभी आप 9 में हैं, क्लास 8 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़े होंगे, पढ़े थे ना? फंडामेंटल राइट्स, Yes, ma'am. राइट्स Yes, टू ma'am. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में रूल बनाना, आर्टिकल लिख देना, राइट्स दे देना, यही सफिशिएंट नहीं होता है फॉर मेंटेनिंग सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स। तो रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, ये कब होगा? हम एक दूसरे के राइट को कब प्रोटेक्ट करेंगे? जब हम एक दूसरे के राइट को रिस्पेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जिम्बाब्वे का एक केस है जो डिस्कस किया गया है। जिम्बाब्वे गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम white minority rule in 1980. Since then, ZANU-PF, the party that led the freedom struggle, has been ruling the country. Its leader, Robert Mugabe, ruled the country since independence. Elections were held at regular intervals in Zimbabwe and always won by ZANU-PF. President Mugabe is popular, but unfair practices have also been used in the election. Over the year, his government changed the constitution many times to enhance the power of the president and make him less accountable. Workers of the opposition party are harassed and their meetings disrupted. Public protests and demonstrations against the government are declared illegal. A law was enacted to limit the rights to criticize the president. Television and radios were controlled by the government, and thus they give only the ruling party's version. देख लो जिम्बाब्वे का मतलब जो स्थिति था, भले ही वो व्हाइट माइनॉरिटी से अपने आप को फ्री कर लिए 1980 में, लेकिन उस समय से ZANU-PF जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, वो वहां का लीडर बन गया, प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया, रूलिंग पार्टी के रूप में इमर्ज किया। और इसका लीडर रॉबर्ट मुगाबे तब से कंट्री पर रूल कर रहा है। और भले ही ये फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत काम किया हो और रूलिंग पार्टी बनकर कंट्री पर रूल भी कर रहा है, और जो भी सिस्टम है उसके तहत इलेक्शन भी यहाँ पे हमेशा होते रहे हैं, लेकिन वो सारा कुछ मीनिंगलेस था। क्यों मीनिंगलेस था? क्योंकि ना तो वहां पे किसी को फ्रीडम था कि अपने बात को एक्सप्रेस करे, ना ही प्रेस फ्रीली को फ्रीडम था कि गवर्नमेंट के सिस्टम को क्रिटिसाइज करे, क्योंकि जो कुछ भी ऐसा करता उसको विक्टिम बना दिया जाता, उसके बाद कोई इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता। कहने के लिए तो रूलिंग पार्टी जो थी टाइम टू टाइम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में कुछ कुछ चेंजेस भी की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए, लेकिन हर चेंज के साथ वहां प्रेसिडेंट का पावर जो था वो बढ़ता गया और कॉमन पीपल का पावर जो था वो